हेलो एवरीवन, आज हम पेपर नंबर 11 का सॉल्यूशन करने वाले। तो वन बाय वन बिफोर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे आपको बताया गया है किसके बारे में, ओपन ऑर्गन और क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में। तो अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो आपको क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। आपको एक बोला गया कि ओपन ऑर्गन पाइप हैज अ लेंथ ऑफ 90 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। ओपन वाले के लिए 90 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, एंड द क्लोज ऑर्गन पाइप हैज अ लेंथ ऑफ 45 सेंटीमीटर। क्लोज वाले के लिए एलसी लिख देते हैं, 45 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड ओवरटोन। अब ये स्टेटमेंट में ध्यान रखना है, थर्ड ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप। क्लोज पाइप में जब थर्ड ओवरटोन आता है, 3 मैं इसको शॉर्ट में ओटी लिख देता हूँ, थर्ड ओवरटोन, तो वो अगर क्लोज में हो रहा है, क्लोज के लिए जो फॉर्मूला हमारे लिए बनता है वो होता है कि कितना नंबर का ओवरटोन है, यानी कि थर्ड ओवरटोन में ये कौन सा हार्मोनिक बनता है, ये बनता है 3 × 2 + 1, यानी कि ये 7th हार्मोनिक बन जाएगा। 7 हार्मोनिक को मैं एच लिख देता हूँ। और नेक्स्ट बोला है कि टू द सेकेंड ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप। अगर सेकेंड ओवरटोन हो रहा है किसमें, ओपन में, तो ये बन जाता है उसका नेक्स्ट वाला हार्मोनिक आएगा, यानी कि ये थर्ड हार्मोनिक होना चाहिए। ठीक है, और जब क्लोज पाइप होता है उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ही रेशियो पूछा है ना, तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है कि कौन सा हार्मोनिक है। तो हार्मोनिक को हम क्या बोलते हैं, उसको हम आर बोल देते हैं, इनटू उसका स्पीड कितना है डिवाइडेड बाय, क्लोज वाले के लिए हम लिखते हैं 4 × लेंथ ऑफ द पाइप। ये फॉर्मूला आता है। और नेक्स्ट वाला ये आर मतलब कि आर ये, हाँ इसका वैल्यू आर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और नेक्स्ट होता है ये, इसके केस में क्या आएगा, इसके केस में जो फ्रीक्वेंसी आएगा ये क्लोज वाले के लिए था, ये ओपन वाले के लिए था। ओपन वाले का फॉर्मूला हो जाएगा R × V डिवाइडेड बाय 2 × आ जाएगा LO। तो क्लोज वाले में 4 टाइम्स हो जाता है डिनोमिनेटर में, और ओपन वाले में 2 टाइम्स हो जाता है। बस अभी इन दोनों का रेशियो हमें लिखना है, V दोनों के लिए सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे जब रेशियो आएगा, किसका पहला आएगा, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज पाइप टू ओपन पाइप बोला है ना, नहीं क्लोज वाला न्यूमरेटर में आएगा, ओपन वाला डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा R × V, R की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 7 × V बाई 4 × LC। LC का मतलब कितना है 45 × 2 × L0। L0 कितना है, L0 हमारे पास है 90 डिवाइडेड बाय R × V। इसके लिए R आ जाएगा 3 × V। तो ये कैंसिल, फिर अगर हम काटेंगे, इसको काट सकते हैं, ये दोनों भी कैंसिल, तो 7:3 हमारा आंसर बनना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं पेपर को भी रख लेता हूँ साथ में, सो दैट आंसर की के लिए मुझे बार बार उसको चेक ना करना पड़े। तो 1 का हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है स्क्रू गेज रोटेटिंग द थिम्बल थ्रू 8 कंप्लीट रोटेशंस कॉजेज इट टू एडवांस 2 mm अलोंग द मेन स्केल। यानी कि यहाँ से हमें पता चल जाएगा इस स्क्रू गेज का पिच कितना है। तो पिच के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास कि एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यहाँ पे बोला है 2 mm कवर किया है, तो 2 mm को नीचे लिख देंगे। और 2 mm कवर करने के लिए कितना रोटेशन कंप्लीट किया है, 2 mm कंप्लीट करने के लिए 8 रोटेशन कंप्लीट किया, यानी कि 8 नीचे आ जाएगा। यहाँ से हमें पिच मिलेगा कितना, 1/4 mm, जिसको आप लोग 0.25 mm भी कह सकते हो। तो इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। उसके बाद क्या बोला है कि इफ द सर्कुलर स्केल कंटेन्स 50 इक्वल डिविजन्स, व्हाट इज द लीस्ट काउंट। तो स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय उस सर्कुलर स्केल में टोटल कितना डिवीजन है ना। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे 50 डिवीजन है, सो वी कैन राइट पिच डिवाइडेड बाय 50। पिच कितना है 0.25 डिवाइडेड बाय 50। तो अगर मैं इसको 5 से काटूंगा, ये आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 0.05, यानी कि ये बन जाएगा 0.005 mm। आंसर mm में है कि cm में है, आंसर cm mm दोनों में है। एक तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये करेक्ट लग रहा है, बाकी तो मैच नहीं होगा। नहीं, सेंटीमीटर होगा तो डेसिमल कम होना चाहिए था, ये नहीं होगा, ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में हड़बड़ी में एक गलती होने का चांस ये रहता है कि यहाँ पे डेसिमल का जो प्लेस है ना, उस पार्ट पे आप लोग ध्यान रखना। गलती से कभी कभार 3 0 आ सकता है, कभी कभार गलती से 2 0, कभी कभार 1 0 भी आ सकता है। तो एग्जैक्ट अमाउंट में जो आंसर आएगा ना, उसको आपको प्रॉपर्ली इसमें चेक करना है। सो बी वेरी केयरफुल विथ सच कैलकुलेशंस। ओके, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बोला गया है कि
सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हमें पता होता है, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, ठीक है। इट्स स्पीड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर क्या होगा। अब अगर वैक्यूम में होता है तो हमें पता है सी होता है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसे होता है। अगर हम इसको किसी मीडियम में कंसिडर करते हैं तो उसके लिए हम इसको लिखेंगे, मीडियम वाला वेलोसिटी v हो जाएगा, उसको हम लोग लिखेंगे 1/μm, उस मीडियम का रिलेटिव परमिएबिलिटी, और इधर आ जाएगा एप्सिलॉन m, ठीक है। अब यहां से हमें एक रिलेशन पता है कि अगर आप रिलेटिव वैल्यू निकालते हो, यानी कि म्यू आर को निकालते हो, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, तो उसको हम लोग लिखते हैं म्यू एम बाई, मीडियम वाला म्यू एम डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, वैक्यूम वाला म्यू नॉट आ जाता है। सिमिलरली जब एप्सिलॉन के बारे में लिखते हो, परमिटिविटी वाला, तो उसमें हम लोग लिखते हैं रिलेटिव वाला, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन आर को क्या दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्म में दिया है, तो इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको म्यू एम मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और यहाँ से आपको म्यू एप्सिलॉन एम मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब इसको इन दोनों को उठाकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, जो कि आएगा म्यू एम है हमारे पास म्यू नॉट म्यू आर डॉट एप्सिलॉन एम हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब यहाँ पे पता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है सी, तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह पे यहाँ पे सी आएगा, और रूट ओवर इधर आ जाएगा म्यू आर इंटू के। तो सी बाई म्यू आर इंटू के, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होना चाहिए, 3 का डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस तरह का क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बनता है। कई बार ये इस वाले सवाल में ग्राफ को भी इंक्लूड करके देते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ ग्राफ इज करेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में आपको बोर एटॉमिक मॉडल, जो कि हाइड्रोजन लाइक एटॉम के लिए होता है, उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किसके साथ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के साथ कैसा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 3 चीज मेनली आपको ध्यान रखना है, एक तो रेडियस वाला हो गया, दूसरा वेलोसिटी का हो गया, और तीसरा हमारा होता है ये काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जो यहाँ पे रिलेशन बनता है इन जनरल, इन टर्म्स ऑफ अगर आप एटॉमिक नंबर के फॉर्म में उसको देखोगे तो वो बनता है z²/n²। अब सिंस हाइड्रोजन लाइक एटॉम बोला है तो z का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, तो यहां से k प्रोपोर्शनल टू 1/n² यानी कि b हो जाएगा। अगर वेलोसिटी के लिए पूछता है तो ध्यान रखना, वेलोसिटी के लिए क्या होता है कि यहां से स्क्वायर को हटा देना z/n, क्योंकि वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का कंपेयर करना आसान है, बिकॉज वी नो अगर वेलोसिटी का इतना है तो वेलोसिटी का अगर काइनेटिक एनर्जी के साथ कंपेरिजन करोगे तो ये होता है ना, तो वेलोसिटी का अगर इतना है तो काइनेटिक का क्या होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि कंफ्यूजन काफी होता है, सिमिलर टाइप का होता है ये। और जो रेडियस वाला होता है, रेडियस के लिए क्या करना होता है, रेडियस वाले के लिए क्या करो, वेलोसिटी वाला उसको फ्लिप कर दो, इसको n/z कर दो, और इस n के ऊपर एक स्क्वायर लगा दो, बस ये 3 रिलेशन मेनली आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। यहाँ से कभी कभार आपको इनका r और n स्क्वायर का ग्राफ भी पूछ सकता है, कभी कभार vn का भी ग्राफ पूछ सकता है, और k और n स्क्वायर का भी ग्राफ पूछ सकता है। तो ग्राफ का ध्यान रखना और इस तरह के रिलेशंस का ध्यान रखना, यह सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Excess pressure inside a spherical drop of water is 5 times that of another drop. Spherical drop of water में अगर हम excess pressure की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है P = 2 into surface tension divided by R, ये होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि जो एक्सेस प्रेशर है इनसाइड ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर इज 5 टाइम्स दैट ऑफ अनदर ड्रॉप, दूसरे ड्रॉप के मुकाबले इसमें कितना है, 5 टाइम्स है। तो इसको PA के फॉर्म में लिखते थे, तो PA जो है हमारे पास कितना है, PA इज 5 टाइम्स ऑफ PB, दूसरा किसी ड्रॉप के प्रेशर का इतना है। अब अगर यहाँ पे हम सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लगाते तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × T/R, लेकिन रेडियस अलग हो सकता है तो हमें पता नहीं, क्योंकि दूसरा ड्रॉप बोला है तो दूसरा ड्रॉप का रेडियस हमें पता नहीं है, बस सरफेस टेंशन दोनों का सेम रहेगा, बिकॉज दोनों ही क्या है, दोनों ही हमें यहाँ पे वाटर बोला है, तो वाटर के हिसाब से दोनों का सरफेस टेंशन सेम रहेगा। 5 × इधर आ जाएगा 2 × T/RB, यहाँ से हमें रेडियस का रिलेशन मिलेगा। अब बोलोगे अगर रेडियस का रिलेशन आप निकाल रहे हो तो यहाँ पे निकालना क्या नहीं है, निकालना मास का। तो अगर हमें मास का पूछा है तो रेडियस क्यों निकाल रहा हूँ, चलो उसमें भी आते रिलेशन बनाते हैं उसका। अगर मैं यहाँ पे टी कैंसिल कर देता हूँ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा जो आरबी होगा दूसरे वाला रेडियस, वो पहले वाले के मुकाबले 5 टाइम्स हो जाएगा। अब रेडियस को हम मास के साथ कैसे कंपेयर करें, दोनों का मटेरियल सेम है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का डेंसिटी सेम रहेगा।
तो अगर हम डेंसिटी, मास और रेडियस को कंपेयर करते तो हम यहाँ पे रो इक्वल टू एम बाई वी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो मास होगा, मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जिसको हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये तो सब कांस्टेंट रहेगा, तो मास जो है वो किसके बराबर होगा, प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। दोनों का रेडियस का रिलेशन है तो आपको दोनों का अभी मास का रिलेशन भी पता चल जाएगा। तो आप लिख सकते हो m1/m2 दैट इज इक्वल टू r1/r2, अब या फिर RA/RB लिखा है ना, चलो कोई बात नहीं, r1/r2 पावर 1/3 क्यूब बन जाएगा। अब अगर मैं RA/RB लिखूंगा, RA/RB यानी कि r1/r2, तो ये 1/5 बन जाएगा, तो यहां से आएगा 1/5 का होल क्यूब, यानी कि ये बनना चाहिए 1:125, 1:125, ऑप्शन नंबर डी, 5 का हमारा होना चाहिए डी, दैट इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप ग्रेविटेशन भी बोल सकते हो, इसको आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन भी कह सकते हो। तो अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो आपको मैं ड्रॉ करके बता ही देता हूँ। ये इलिप्टिकल पाथ में कोई भी प्लैनेट बोला है ना, कॉमेट बोला है, कॉमेट जो है वो सन के चारों तरफ घूम रहा है, यहाँ पे सन है। अब यहाँ पे बोला कि द कॉमेट इज क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि पेरीहिलियन पास में होता है, पी मतलब पेरीहिलियन पास वाला पॉइंट और एपहिलियन ए मतलब दूर वाला पॉइंट, ध्यान रखना, पेरीजी एपोजी भी बोलते हैं उसको कभी कभी। तो पास वाला पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमें कितना दिया हुआ है, वो हमें दिया है ये, ध्यान रखना, P मतलब पास वाला, ये होगा यहाँ पे 5 × 10⁹ मीटर फ्रॉम द सन एंड मूव्स विद द स्पीड ऑफ 1.2, ये 1.2 है, ध्यान रखना, दिस इज 1.2, तो इधर आएगा 1.2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट फारदेस्ट पॉइंट द कॉमेट इज एट दिस मच डिस्टेंस, कितना है, 2 × 10⁻11। हमें पूछा है कि यहां से स्पीड कितना होगा, तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि इस पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम और इस पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम दोनों इक्वल होना चाहिए, और दोनों का मास सेम होगा, तो इस पॉइंट का P पॉइंट के हिसाब से होगा V1r1 दैट इज इक्वल टू A पॉइंट का V2r2। बस सब्स्टिट्यूट कर दो, V1 हमारे पास है 1.2 × 10⁵ इंटू R1 कितना है, R1 है 5 × 10⁹ V2 कितना है वही निकालना है हमें, और दूसरा वाला रेडियस 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से काट देता हूं इसको, ये बन जाएगा 0.6, 0.6 × 5 बनेगा 3, क्योंकि 6 5 30 होता है, 0.6 तो 3 बन जाएगा, इंटू 9 + 5 होता है 14, 14 से अगर ये 11 माइनस होगा तो ये बनेगा 30, 14 - 11 शुड बी 3, हाँ करेक्ट, 3 × 10³ भी, तो 3 × 10³ के फॉर्म में मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, क्या 6 का ए है, 6 का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, चलो ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन। यहाँ पे पहला असर्शन में बोला है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द एंटायर apparatus इज इमर्स्ड इन वाटर द फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, तो क्या फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगा, तो हमें पता है फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ऐसे लिखते हैं ना। अब यहाँ पे फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होने के लिए इनमें से किसी को चेंज होना पड़ेगा, क्या इनमें से कोई भी टर्म चेंज होगा, तो एक बार चेक करके देख लेते। तो अगर हम पानी में उसको डिप करते हैं, पानी में डिप करने का मतलब है क्या चेंज होगा, पानी में डिप करने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने वाला है, और अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है दैट मीन्स म्यू विल बी इक्वल टू, हमें पता है मीडियम 1 का स्पीड डिवाइडेड बाय मीडियम 2 का स्पीड, लेकिन यहाँ पे स्पीड नहीं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है वेवलेंथ, तो हमें स्पीड के रिलेशन के फॉर्म में वेवलेंथ भी पता है, λ1/λ2। तो अगर मैं दूसरे मीडियम की बात करता हूं, दूसरे मीडियम के फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूं, λ2 को मैं ऐसे लिख देता हूं, λ⁻λ' बोल देता हूं, ताकि ये मैं कंपेयर कर पाऊं, ये लैम्डा इसी लैम्डा को इंडिकेट कर रहा होगा, तो यहां से आपको λ' जो है वो मिल जाएगा, जो क्या आएगा λ/μ। तो रिलेशन बिल्ड करके दिखा देता हूं मैं। अब लैम्डा अगर चेंज हो रहा है डेफिनेटली बीटा भी चेंज होगा, सवाल बनेगा डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, तो उसके लिए एक नया बीटा का फॉर्मूला बना लेते हैं, बीटा डैश विल बी इक्वल टू λ' इंटू d/d बन जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल डी और स्मॉल डी ये दोनों चेंज होने वाला है नहीं है, तो फिक्स रहेगा, चेंज होगा वेवलेंथ। अब λ' का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो आपको मिलेगा λ इंटू d/μ इंटू डी, और λ/d का मतलब क्या होता है, बीटा होता है, तो क्या मैं इसको बीटा/μ लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। तो अब रिलेशन देख लो, फ्रिंज विड्थ के साथ क्या हुआ, पहले वाले के मुकाबले डिवाइडेड बाय म्यू हो गया। अब म्यू का वैल्यू डिपेंड करेगा कि म्यू के वैल्यू के हिसाब से डिसाइड करेगा कि बीटा डैश कितना आएगा। अब म्यू का वैल्यू जनरली अगर हम पानी में डिप करते हैं या फिर किसी ग्लास में ले जाते हैं तो म्यू का वैल्यू डिपेंड करते हैं, कभी कभार वो 1.5 होता है, कभी कभार वो 1.33 हो जाता है, यानी कि मोर देन 1 होता है। मोर देन 1 होने का मतलब है कि जो बीटा डैश का वैल्यू है वो कम ही निकल के आने वाला है, यानी कि ये हमेशा डिक्रीज होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर
सॉरी असर्शन तो हमारा करेक्ट है, यस। रीजन क्या बताया गया है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम एयर टू डेंसर मीडियम, ये भी तो करेक्ट है जो मैंने यहाँ पे बताया था, यानी कि रीजन असर्शन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी कर रहा है। दैट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 7 का ए है, 7 का ए है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया सॉलिड का क्वेश्चन। हमें बोला है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल ऑफ वायर ए एंड बी आर इन द रेशियो 1:4, यानी कि y1 by y2 हमें दिया है 1/4, ठीक है। While the area of cross sections are in the ratio 1:3, यानी कि a1/a2 हमें दिया है 1/3 के फॉर्म में। If the same amount of load is applied on both the wires, तो दोनों का फोर्स का रेशियो भी सेम हो जाएगा। चलो f1/f2 को हम 1:1 मान लेते हैं, 1/1 इसको हम मान सकते हैं। तो हमें पूछा है कि the amount of elongation produced in the wires A and B will be in the ratio of, यानी कि डेल्टा L1 by डेल्टा L2 का हमें रेशियो निकालना है। तो इसको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देता हूँ। डेल्टा L1 के लिए आएगा F1 L1 by Y1 into A1, और दूसरे के लिए आएगा F2 L2 डिवाइडेड बाय Y2 into A2। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, F1 L1 by Y1 A1। इसको अच्छे से ब्रेक कर लेना, नहीं तो हर बारी में क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है काटने में। तो ध्यान रखना, ये ऊपर आके फ्लिप हो जाएगा, तो Y2 A2 डिवाइडेड बाय F2 L2, ठीक है। दोनों फोर्सेस का रेशियो सेम है, तो दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा, इनको हम काट सकते हैं। बचा ये L1 by L2, L1 by L2 हमें नहीं पता, क्या पता है, हाँ पता है ना, सेम एज्यूम सेम लेंथ, यानी कि दोनों का रेशियो भी इधर सेम हो जाएगा। बचा Y1 और A1, तो Y1 by Y2 है 1/4, उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा 4/1 इंटू A1 by A2, ये बन जाएगा 3/1, यानी कि ये बन जाएगा 12:1, 4 3 12, 12:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 8 का ए है करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल, इसमें कुछ है ही नहीं, इसको अगर एक बार थ्योरेटिकली अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा आपको पता ही होगा। यहाँ पे बता देता हूँ क्या होने वाला है कि an electron possessing this much amount of kinetic energy strikes a hydrogen atom that is initially in its lowest energy level. Based on the energy considerations involved in such a particle atom interaction, determine the most accurate description of the nature of this collision. The interaction is certainly elastic. तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे डायरेक्टली राइट आंसर हो ही जाएगा, क्योंकि जो भी कोलिजन होता है, जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी को हम यहाँ पे नहीं देखते, हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे एटॉमिक लेवल में कोलिजन्स होता है उसको हम इलास्टिक के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो ये कुछ जो है हम बोलते हैं कि नोट जैसा पॉइंट होता है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में हम इसको याद रखते हैं। तो जब न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में जो भी कोलिजन होता है वो सर्टेनली इलास्टिक नेचर का ही होगा हमेशा। तो ये 9 का ए हमारा डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप जाओगे तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है इसमें। तो इसमें सीन ये है कि इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ करंट इन द 10 ओम रेजिस्टर। 10 ओम रेजिस्टर का करंट कितना होगा ये हमें पता करना है। व्हेन द प्लग की इज इंसर्ट, इसको जब कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक 1 हेनरी का इंडक्टर भी कनेक्ट किया हुआ है। तो जब आप एक रेजिस्टेंस के साथ में एक इंडक्टर को कनेक्ट कर देते हो इन पैरेलल फॉर्म, तो ये बेसिकली कैसा बन जाता है, एक शॉर्ट सर्किट जैसा काम करता है। तो इन केस इसमें, तो इस केस में क्या हो जाता है, ये जो इंडक्टर आपने कनेक्ट किया है ना, इसका रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 बन जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 बन जाएगा। जब इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 बन जाएगा तो जो करंट है, ऑलमोस्ट ऑल द करंट विल फ्लो थ्रू द इंडक्टर, और यहां से कोई भी करंट पास होगा ही नहीं। तो करंट ऐसे आके ऐसे वापस चला जाएगा, यानी कि जितना करंट यहां से निकला उतना ही इस 20 ओम से पास होगा। यस, लेकिन 20 ओम का हमें पूछा नहीं, हमें 10 ओम का पूछा है। तो 10 ओम से कोई भी करंट पास नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे इसके थ्रू पास होने वाला जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा यहाँ पे 0। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एक गलती मत करना आप लोग, यहाँ पे इंडिविजुअली सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने जाओगे तो गड़बड़ होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको याद नहीं रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भले ही याद रहे, एप्सिलॉन नॉट का सबको याद नहीं रहता है। अगर याद है तो कोई बात नहीं, इनकेस अगर नहीं याद है तो क्या करो, इसको फॉर्मूला के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो। कैसे? एप्सिलॉन नॉट का जो फॉर्मूला हमें पता होता है वो होता है, वो निकल के आता है कहां से, कूलॉम्स लॉ से निकल के आता है। तो उसको हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, डायरेक्टली लिख देते हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का जो आपको यूनिट देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा कितना, इसको में देखने को मिलेगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का यूनिट।
इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस यहाँ पे न्यूटन है तो हम इसमें पोटेंशियल वाले यूनिट को कंपेयर नहीं करते, वोल्ट पर मीटर को नहीं लेते, यहाँ पे हम न्यूटन पर कूलम को ले लेंगे क्योंकि कंपेयर करने में आसानी होगा, यहाँ पे भी कूलम और न्यूटन दोनों है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम न्यूटन पर कूलम ले लेते हैं। टाइम का तो सेकंड हमें पता ही है। अब इन यूनिट्स को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो तो यूनिट्स क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो यूनिट्स कैंसिल होने के बाद में जो यूनिट आपके पास बचेगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दो, काम हो गया। तो यहाँ पे आएगा आपके पास, ऊपर है एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। सी स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई है, सॉरी इस वाले टर्म के साथ, ये तो एप्सिलॉन नॉट का हो गया, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, तो इसको मैं लिख देता हूँ न्यूटन पर कूलम, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। और टी मतलब कौन है, टी मतलब है टाइम, टाइम का है यहाँ पे सेकेंड, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। अब न्यूटन कट जाएगा, कूलम कट जाएगा, बस अभी सॉल्व कर दो। सी के लिए आएगा हमारे पास A1 T1 करंट इनटू टाइम, वो होता है हमारा चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला। एम स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा हमारा लेंथ L2, और सेकेंड के लिए आ जाएगा T1, तो T1 कैंसिल, A1 L-2 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, दैट इज डेफिनेटली करेक्ट, क्योंकि जब करंट सैचुरेट हो जाता है उसके बियॉन्ड तो वो जा ही नहीं पाता है, वही उसका सैचुरेशन वैल्यू, उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है, दैट इज करेक्ट। उसमें नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड पोटेंशियल इज फिक्स्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड पोटेंशियल इज फिक्स्ड, ठीक है, देन द फोटो करंट डिक्रीजेस लीनियरली विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये तो गलत हो जाएगा, डिक्रीज थोड़े होता है, जो हमारा यहाँ पे ग्राफ बनता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पीसी और इंटेंसिटी का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है ना ऐसे, और यही सवाल 2025 के नीट में भी आया था, ये ग्राफ आपको पूछा गया था। तो यहाँ पे डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा, तो बी हमारा रॉन्ग होगा, बी रॉन्ग, यानी कि ये दोनों तो पॉसिबल नहीं होगा, इन्हीं में से कुछ आएगा। फिर फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर इंडिपेंडेंट बोला है, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है बोला है, तो आपको एक ग्राफ पता होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला, कि ये जो ऐसे जाता है ना, एक ही पॉइंट में सब आगे कनेक्ट होता है ऐसे, तो ये ग्राफ इंडिकेट करता है कि इस वाले पॉइंट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सब के लिए कांस्टेंट है। अब सवाल आएगा यहाँ पे क्या वेरी कर रहे थे जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट हो रहा था, तो आपको पता होगा यहाँ पे हमने लिया था I1 I2 I3, यानी कि इंटेंसिटी अगर आप चेंज करते हो, इंसिडेंट रेडिएशन का अगर आप इंटेंसिटी चेंज करते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, हाँ ये भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इंटेंसिटी आपने भले ही चेंज किया है लेकिन सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे सेम है, तो सी हमारा करेक्ट, यानी कि ए एंड सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ such that its velocity decreases linearly from 30 to 0। तो मान लेते हैं यहां से मूव करेगा, इधर था 30, इस वाले पॉइंट तक आते आते वो हो गया 0, फाइनल वेलोसिटी 0। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है इसके पास 0 to 15 मीटर है, ठीक है। what is the acceleration of the particle when it is at 7.5 मीटर। ये डेसिमल थोड़ा सा क्वेश्चन का ही वो है, ये डेसिमल है, यहाँ पे टच है तो ऐसा लग रहा है 75 मीटर है, 75 नहीं 7.5 मीटर है। हमें पूछा है कि 7.5 मीटर पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो पहले हम ये पता कर लेते क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वेरिएबल। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो 7.5 हो 10 हो कुछ भी हो, एक्सेलरेशन तो वही रहने वाला है। तो पहले देखते कि एक्सेलरेशन आएगा कितना, तो थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, डिस्टेंस है इनिशियल फाइनल है, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो 0 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर को मैं 30 इंटू 30 लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो उसको अगर मैं काटता हूँ 15 टू 30, ये तो कट ही जाएगा, तो ए इक्वल टू आ जाएगा -30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि -30 का मतलब हो गया, -30 का मतलब ये हो गया कि जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है, सॉरी रिड्यूस हो रहा है, स्पीड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी है, 13 का सी है, यस दैट इज द करेक्ट आंसर। और सिंस ये कांस्टेंट है तो 7.5 मीटर हो, 5 मीटर हो, 10 मीटर हो, डजंट मैटर, सब में यही वैल्यू हमारा फिक्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगुलर प्लेट दिया, आपको पूछा है, क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे इन तीनों का रिलेशन पूछा है। तो आपको एक चीज पता होगा कि जितना ये लेंथ जितना लंबा होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू आर स्क्वायर। अब मास तो सबके केस में कांस्टेंट रहेगा, तो r का वैल्यू जिसमें ज्यादा होगा उसमें आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा देखने को मिलेगा, और r का वैल्यू जिसमें कम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ से एक चीज आपको पता होगा, इनकेस अगर आपको पता नहीं था फॉर्मूला तो आप पता कर लेना, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपके पास ऐसा एक सैंडविच का शेप दिया रहता है, दिखा देता हूँ, ऐसे मान लो आपको एक सैंडविच का शेप दिया है
और एक्सिस मान लो ये है, इस एक्सिस के अबाउट अगर ये घूम रहा है, ये मान लो सैंडविच ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर इसका मास m है और ये अगर लेंथ उसका, जनरली हम उसको फॉर्मूला के फॉर्मूला लिखते हैं तो h लिखते हैं, ये लेंथ h है, h मतलब ये नहीं है, ध्यान रखना, ये h ये हॉरिजॉन्टल लेंथ होता है उसका, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है उसको हम लोग लिखते हैं 1/6 इंटू m इंटू h स्क्वायर। ठीक है, जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया होगा उनके कॉपी में फॉर्मूला होना चाहिए, मैंने लिखवाया था ये क्लास में। तो ये जो है यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप कंपेयर कर सकते हो। कैसे देखो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे BC के अबाउट निकालना है तो IBC में लिखूंगा 1/6 इंटू मास इतना है, और इसके अबाउट लेंथ कितना है, h का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 16/6 इंटू m, ये होगा अबाउट BC। तो कंपेयर करने में आसानी होगा, अभी नंबर के फॉर्म में आ जाएगा तो यू कैन कंपेयर वेरी इजीली। अबाउट AB देखते हैं, अबाउट AB कितना होगा, अबाउट AB हमारा आ जाएगा 1/6 m इंटू AB। AB मतलब हो जाएगा, अब AB मतलब इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, तो इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, तो ये हमें डिस्टेंस लेना है जो कि आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 9/6 m। BC और AC में, सॉरी BC और AB है ये, सॉरी ये AB है ना, AB है। BC और AB में कौन ज्यादा लग रहा है, ये 16/6 है 9/6 है, BC ज्यादा लग रहा है, तो BC ज्यादा है, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर D करेक्ट होना चाहिए मैथमेटिकली, तो वही दिख रहा है। और कुछ पॉसिबिलिटी है, अबाउट AC निकाल सकते हैं। अब अबाउट AC के लिए प्रॉब्लम ये होगा कि हमें यहां से इस वाले पॉइंट से इस वाले एंड तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो हमें नहीं पता है, तो उसको निकालने का एक तरीका है, वो भी बता देता हूं मैं। इनकेस अगर आपको नहीं पता था, ध्यान रखना, ये मान लो पॉइंट D है, अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है ना, BD कितना है, तो BD निकालने के लिए क्या करो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो 3 इंटू 4 कर दो, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो ये बन जाएगा 12/5। 12/5 मतलब हो जाएगा ये 2.4, तो ये 4 ये 3 ये 2.4, ये तो मिनिमम हो जाएगा अबाउट AC। ये आएगा 1/6 इंटू m इंटू 2.4 का स्क्वायर, ये तो मिनिमम हो जाएगा, तो ये 1 से भी कम आ जाएगा, यानी कि AC का सबसे मिनिमम है। तो कभी कभार अगर ये क्वेश्चन आता है और अगर पूछता है तीनों के बीच में ग्रेटर देन कौन ज्यादा बड़ा है कौन कम है, तो ध्यान रखना BC का मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा, इसका उससे कम होगा, और इसका सबसे मिनिमम होगा, तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभार ऐसा सवाल आ सकता है अलग फॉर्म में, IBC ग्रेटर देन IAB ग्रेटर देन IAC, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये डिस्टेंस सबसे मिनिमम है, तो मिनिमम डिस्टेंस होते ही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो जाएगा। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर D फिट बैठ रहा है, बाकी कुछ भी यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया हमारा हीट ट्रांसफर, यानी कि इसमें अप्लाई करेंगे हम किसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को। तो यहाँ पे आपको बोला है कि 3 रॉड्स मेड ऑफ सेम मटेरियल, तीनों रॉड का जो मटेरियल वो सेम है, हैविंग सेम क्रॉस सेक्शन, ठीक है, हैव बीन जॉइंड एज शोन इन द फिगर, ईच रॉड इज ऑफ द सेम लेंथ, सबका लेंथ भी सेम है, द लेफ्ट एंड द राइट एंड्स आर केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 90 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ द 3 रॉड्स विल बी कितना होगा। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, हम उसको लिख सकते हैं K इंटू A डेल्टा T/L, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। तो 3 सेक्शन में अप्लाई होगा, एक तो यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि अगर मैं बीच का टेम्परेचर T मान लेता हूँ, यही हमें निकालना है, तो यहाँ से यहाँ पे हीट फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ पे फ्लो होगा, और यहाँ से यहाँ पे फ्लो होगा। तो इस वाले रीजन को एक अलग रीजन मान लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों में हीट फ्लो होने का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगा। यहाँ पे जो है ये 90 से T आ रहा है, 90 से T आ रहा है, तो लेफ्ट और राइट को हम 2 अलग अलग रीजन के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो, अगर मैं पहला वाला रीजन देखता हूँ, इसको इस वाले रीजन को अगर मैं लेता हूँ, तो इस वाले रीजन में मैं लिख सकता हूँ इसको K इंटू A इंटू डेल्टा T। डेल्टा T मतलब आ जाएगा ये दिस माइनस दिस, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 0 माइनस T डिवाइडेड बाय, 0 माइनस T ना लिख के मैं इसको T माइनस 0 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, T माइनस 0 डिवाइडेड बाय L, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट वाले पार्ट में इस वाले रीजन का। अब सिंस लेंथ सबका सेम है तो कोई इशू नहीं है, तो इधर आ जाएगा KA, यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस T डिवाइडेड बाय L प्लस, ये तो ऊपर वाले क्या होगा, नीचे वाले के लिए क्या होगा, नीचे वाले के लिए भी सेम आ जाएगा, तो KA 90 माइनस T बाई L, ये भी यहाँ पे हो जाएगा। अब K और L सबका कैंसिल, तो T इक्वल टू हमें मिलेगा 90 प्लस 90 आ जाएगा 180 माइनस 2T, ये इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 3T दैट इज इक्वल टू 180, तो T का वैल्यू हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर बनेगा दैट टेम्परेचर शुड बी 60 डिग्री, यानी कि 15 का होना चाहिए B, दैट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन LCR सर्किट है, यहाँ पे आपको पूछा है एनर्जी डिसिपेटेड इन 10 मिनट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखना,
ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी वाले चैप्टर से इस तरह का क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है। कभी कभार एनर्जी पूछेगा, कभी कभार पावर पूछेगा, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, मतलब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इंपिडेंस निकाल लो, जो कि आ जाएगा डायरेक्टली, मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 9 स्क्वायर इज 81 प्लस ये आएगा 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 यानी कि ये बनेगा 12, 12 का स्क्वायर 144, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा, ये आएगा 225 आना चाहिए, इट विल गिव यू 15 ओम। तो 15 ओम आपका आ गया इंपिडेंस। हमें चाहिए एनर्जी। एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास पावर का फॉर्मूला है, और पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पावर के साथ में अगर हम टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें यहाँ पे एनर्जी मिल जाएगा। तो पहले पावर निकाल लेते हैं। पावर का फॉर्मूला हमें पता है, पावर का फॉर्मूला होता है IRMS का स्क्वायर इनटू इस सर्किट में कनेक्टेड जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस कितना है। IRMS निकालने के लिए हमें चाहिए I नॉट निकालने के लिए हमें चाहिए V नॉट। तो V नॉट हमारे पास है, तो पहले V नॉट निकाल लेते हैं। V नॉट दिया है, VRMS निकाल लेते हैं। VRMS हमारा हो जाएगा V नॉट बाई √2। V नॉट कितना है, V नॉट है 10 बाई √2 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अगर हमें VRMS मिल गया तो हम यहाँ से IRMS निकाल सकते। तो IRMS कितना हो जाएगा, IRMS हो जाएगा I नॉट बाई 2 ना, V बाय, हाँ IRMS हो जाएगा VRMS बाई R, I इक्वल टू V बाई R होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा होगा तो ये इंपीडेंस आ जाएगा। तो VRMS है 10 बाई √2, और साथ में कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 15 मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हमें मिल गया IRMS। अब IRMS को उठा के यहाँ पे डाल दो, तो दैट शुड गिव अस द पावर जो हमें यहाँ पे रिक्वायर है। तो इधर आ जाएगा 100, इधर आ जाएगा 2 × 2, √2 का स्क्वायर 2, और इधर आ जाएगा 15 × 15, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कौन, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 9 ओम, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 3 से काटेंगे 3 3, ये 3 5, फिर 3 से काटेंगे 5 5 5 25 25 4 जा, तो इधर आ जाएगा पावर 2 वाट। पावर अगर 2 वाट है तो इस 2 वाट को आप मल्टीप्लाई कर दो 10 मिनट के साथ, तो हम लिखेंगे इसको सेकेंड के फॉर्म में। तो 10 × 60 × 2, तो यहाँ से आ जाएगा 6 × 12, 1200 जूल शुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 16 का डी है, ये 16 का डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है, एक ऐसा रॉड है, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। दैट रॉड इज ऑफ मेटालिक रॉड है। अब इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर पाथ में मूव किया है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे EMF कितना इंड्यूस होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो इसके लिए सिंपल फेनोमेना ये है कि सबसे पहले तो आप क्या करो कि इस रॉड का एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर कर लो। बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, यहां से हमें मोशनल EMF का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, क्योंकि मोशनल EMF क्या होता है, EMF होता है B × L × V होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर करता हूँ, उस सेक्शन का हमें मोशन यहाँ पे कंसिडर करना होगा। अब उस सेक्शन का जो वेलोसिटी होगा वो अलग होगा, ओमेगा तो सेम ही रहने वाला है, कांस्टेंट ओमेगा पूरे पॉइंट्स के लिए, कोई भी पॉइंट यहाँ पे उठा लो सबके लिए ओमेगा सेम होगा, लेकिन V डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो चेंज होने वाला है। तो अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन उठाता हूं तो उसका जो EMF होगा वो कम होगा, क्योंकि ये EMF पूरे रॉड के लिए है। अगर छोटा रॉड का कंसिडर करता हूं स्मॉल पोर्शन का, तो वो उसको हम स्मॉल EMF लिख सकते हैं, जिसको मैं यहां पे कंसिडर कर सकता हूं B, और इधर जो DL है, इस L को मैं DX के फॉर्म में कंसिडर करता हूं, तो ये बन जाएगा DX के फॉर्म में। अब यहाँ पे कुछ कहानी ऐसा है कि जो V है, V यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, V यहाँ पे वेरी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन V चेंज होगा। V कितना होगा, तो अगर मैं इस रॉड को यहाँ पे साइड में ड्रॉ करता हूँ, जो रॉड हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, इसका अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन लेता हूँ सेंटर से अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन लेता हूँ, तो इसका थिकनेस अगर dx है, तो हम बोलेंगे कि ये dx जो है ना, यहाँ से x डिस्टेंस दूर है। तो इस dx का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा उसको हम v कह सकते हैं, लेकिन ये भी इस एंड वाले v से सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने v लिखा है ना, ये इस एंड वाले v का वैल्यू है। अंदर की तरफ जाएंगे तो रेडियस कम होगा, रेडियस कम होने की वजह से वेलोसिटी अलग आएगा। तो इस v को हम थोड़ा अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं b इंटू वेलोसिटी होता है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ओमेगा दिया हुआ है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू r ओमेगा। तो इस पोर्शन के लिए r कितना हो गया, इस पोर्शन के लिए r हो गया x, तो इसको v की जगह पे हम लिख सकते हैं x ओमेगा dx। यहाँ पे आ गया d इंटू EMF, d टाइम्स ऑफ EMF। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंटीग्रेशन का सीन आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ d दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ vx ओमेगा dx। अब b और ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो b ओमेगा बाहर आ जाएगा
सवाल आएगा लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले, लिमिट ले रहे हैं एक्स के फॉर्म में, तो पूरे रॉड का लेंथ कितना है, एल है, तो यहाँ से आ जाएगा 0 to L और यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स 0 to L, तो बी ओमेगा ये बन जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, यानी कि हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ ऑफ बी ओमेगा, हाफ तो यहाँ पे है नहीं, ये बी स्क्वायर है, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 का हमारा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, इसको तो पढ़ के आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे बोला है ट्रेन दिया है 150 मीटर लेंथ का 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, पैरेट जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साउथ की तरफ। तो दो डायरेक्शन जब वेलोसिटी का ऑपोजिट हो जाएगा तो दोनों वेलोसिटीज को हम ऐड कर देते हैं और उसको हम 150 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें टाइम पूछा है, तो हम बोलेंगे 150 डिवाइडेड बाई 10 + 5, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 10 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो। ओके अगला क्वेश्चन केटीजी का लग रहा है, केटीजी का ही है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि अ कंटेनर होल्ड्स अ गैसियस मिक्सचर ऑफ 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 4 मोल्स यानी कि n का वैल्यू 4 है, किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, N2 यानी कि ये बन गया डायटोमिक, ठीक है। उसके बाद बोला है 6 मोल्स ऑफ नियॉन, n का वैल्यू 6 है, किसके लिए, नियॉन के लिए, यानी कि ये डायटोमिक बनेगा, डायटोमिक ये बनेगा डायटोमिक और ये है मोनो। अब डायोमोनो क्या है, आई होप यू आर अवेयर ऑफ ऑल दैट। एज्यूम दैट ओनली ट्रांसलेशनल और टेम्परेचर, यूनिफॉर्म टेम्परेचर टी बोला, कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। एज्यूम दैट ओनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशंस कंट्रीब्यूट टू द internal energy of nitrogen molecules while neon atoms contribute only translational energy. If total internal energy of the mixture is equal to x, what is the value of x? यानी कि डाया के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाता है वो कितना होता है, वो होता है 5 और मोनो के लिए होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। अब यहाँ पे खाली ट्रांसलेशनल रोटेशनल लेना है, वाइब्रेशनल नहीं लेना है, तो यहाँ पे डाया के लिए 5 हो जाएगा, मोनो के लिए 3 हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी कितना होगा जब इसको मिक्स करोगे, तो टोटल एनर्जी जो निकल के आएगा Q, इंटरनल एनर्जी बोला ना, तो उसको हम लिखते हैं N CV डेल्टा टी, ये एक के लिए आएगा, दोनों में से एक का, प्लस दूसरा वाला भी हमें ऐड करना होगा N CV डेल्टा टी, बस काम हो गया। अब आंसर में टी के फॉर्म में, RT आंसर में है, तो टी का कुछ वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, टी को टी के फॉर्म में आप रख सकते हो। तो पहला वाला किसको लेते हैं, पहला वाला इसको ले लेते हैं, चलो ये वाला, तो N का वैल्यू 4 ले लो। CV डायटोमिक के लिए CV कितना होता है, डायटोमिक के लिए CV हमें पता है कितना होता है, ये पता है 5/2, क्योंकि 1/2 RT बनता है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 5/2 आ जाएगा, साथ में ये R आएगा और डेल्टा टी को हम टी के फॉर्म में लिख देते हैं, प्लस दूसरे वाले के लिए आएगा N = 6, CV आ जाएगा 3 है तो इधर 3/2 बनेगा, CV का वैल्यू इंटू टी, तो इसको काटेंगे तो ये आएगा 2, तो ये आएगा 10 RT, प्लस इसको काटेंगे तो 3 आएगा, 3 × 9 RT, तो 10 + 9 आएगा 19 RT, 19 RT यानी कि ऑप्शन नंबर C 19 का हमारा हो जाएगा, C इज द राइट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ये हो जाएगा। कैसे होगा देखो, मैं दिखा देता हूँ, एक छोटा सा ट्रिक है इसका, इसको सॉल्व करने का। ट्रिक इन द सेंस कि एक छोटा सा प्रोसेस है, उसको अगर आप पकड़ ले तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को देख के आइडिया लग गया होगा कि आप यहाँ से वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, पार्टिकल में यहाँ पे हमने V0 वेलोसिटी प्रोवाइड करी है, बिकॉज ऑफ दैट ये वर्टिकल सर्कल यहाँ पे कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे बोला है कि जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट में स्ट्रिंग जो वो स्लैक हो गया, बिकॉज ऑफ दैट ये ऐसे आके ऐसे गिर जाएगा कहीं पे। तो जब ये ऐसे गिरेगा तो हमें पूछा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड V ऑफ द बॉब एट पॉइंट P, यहाँ पे जो स्पीड V होगा इसका और इसका रेशियो कितना है वो हमें यहाँ पे पता करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो P पॉइंट पे हम एक काम कर सकते हैं, P पॉइंट पे सिंस जो टेंशन है वो स्लैक, टेंशन जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि स्लैक हो गया ना, स्ट्रिंग गेट स्लैक, तो टेंशन ऑटोमेटिकली 0 होगा। अगर टेंशन 0 नहीं होता तो इसके लिए फॉर्मूला होता है T प्लस, अगर मैं इसमें mg लगा देता हूँ नीचे की तरफ, तो इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, इधर की तरफ आएगा mg sin थीटा, क्योंकि cos इधर आएगा तो इधर mg sin थीटा आ जाएगा। अब टेंशन और sin थीटा एक साथ है तो हम लिखेंगे mg sin थीटा, ये दोनों कंबाइंड फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके सर्कुलर मोशन के लिए, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं mv²/r, ठीक है। सिंस स्लैक हो रहा है टेंशन 0 हो जाएगा, तो टेंशन 0 होने का मतलब है mg sin थीटा यानी कि sin 30 इज हाफ, और इधर आ जाएगा mv², रेडियस के फॉर्म में ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है L आ जाएगा, mm कैंसिल, तो यहाँ से आपको v² मिल जाएगा, कितना आएगा gl/2 लग रहा है मुझे, gl/2 यहाँ पे v² मिल जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, क्योंकि v मिल गया है तो v और v0 का हमें रेशियो निकालना है। v0 कितना होगा, एक काम करते हैं हम इन दोनों पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। लोएस्ट पॉइंट में पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हाफ m v0² दैट इज इक्वल टू
इस पॉइंट में जब आएगा, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, हम इसको लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। साथ में पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है ये रेफरेंस पॉइंट से एक पर्टिकुलर हाइट पे भी आ चुका है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इसका पोटेंशियल आएगा। हाइट कितना है एल प्लस ये वाला हाइट देख लो कितना है, ये अगर एल है, ये एल कॉस 60, ये एल कॉस 30, यानी कि ये हाइट जो यहाँ पे बनेगा, ये हाइट दिस इज एल कॉस 30, यानी कि L/2 बनना चाहिए, बिकॉज cos 30 इज हाफ, L प्लस L/2 यानी कि ये टोटल हाइट हो जाएगा 3L/2, ये आएगा mg इंटू 3L/2। मुझे दिख रहा है ये 2 कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, तो v नॉट स्क्वायर मुझे मिलेगा, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर का वैल्यू लिख दो gL/2 प्लस 3gL/2। ठीक है, तो v नॉट स्क्वायर में हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3 + 1 4। ठीक है, एम आई राइट? नहीं, 2 तो कैंसिल हो गया ना, हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, 2 कहाँ से आ गया, 2 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये 3gl बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 3 + 6, 6 + 1 7, 7gL/2 बन गया। अब बस इन दोनों का रेशियो लेना है, तो v नॉट फाइनल बाय इनिशियल लेना है ना, हाँ पॉइंट P टू v नॉट, तो v स्क्वायर बाय v नॉट, बाद में इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। तो इधर आएगा gL/2 इंटू v नॉट वाला फ्लिप हो जाएगा, ये बनेगा 2/7gl, gl कैंसिल, 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट हटा दोगे तो ये बनेगा 1/√7, 1/√7 होने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जो छोटा क्वेश्चन है उसमें जो टाइम बचाओगे उसको इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग यूज कर सकते हो। ये और ये 2 स्टेप मेनली यहाँ पे फॉलो होगा, एक ये वाला सेक्शन जहाँ से वी स्क्वायर को आपको पता चलेगा, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो वी स्क्वायर की जगह पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये डायोड के साथ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि किस कॉम्बिनेशन में हमें ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस होता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो है बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, इधर से करंट जाएगा, फ्लो होगा, ठीक है, ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे डायोड रिवर्स बायस है, तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे जब कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये 5 ओम जो है ना वो क्या है, ये 5 ओम आपको पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो इसमें आते हैं। और इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो देखो ये बैटरी और ये डायोड ये भी रिवर्स बायस में कनेक्ट है। तो अगर आपको पूछा है कैन अचीव पूछा है ना, यानी कि पॉसिबिलिटी पूछा है, क्योंकि डायोड का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम इसको अचीव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 10/15, 10/15 यानी कि ये बनेगा 2/3, तो यहाँ पे भी 2/3 बनने के लिए मुझे लेना होगा 10 इधर आएगा 5 तो है, साथ में कुछ क्या लेना होगा, साथ में मुझे एक और 10 लेना होगा, तभी तो 15 बनेगा ना, देन इट इज गोइंग टू बी 2/3। यानी कि इधर मैं डायोड का अगर रेजिस्टेंस 10 ओम ले लेता हूं तो ये तो हमारा पॉसिबल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्या सी पॉसिबल है? सी हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस 5 ओम को पैरेलली कनेक्ट कर देते हो, तो पैरेलली कनेक्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है इधर रेजिस्टेंस कम हुआ तो ये रेशियो इसको फॉलो कर ही नहीं पाएगा, तो रेशियो फॉलो नहीं होगा तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो दैट मीन्स हमारा सी भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ओनली ऑप्शन नंबर ए 21 का ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कुछ लोड है ही नहीं, इसमें ज़्यादा टाइम देने का जरूरत पड़ेगा नहीं। तो डायरेक्टली हमें पता ही है कि जब मैग्नेटिक फील्ड को आप inside a sorry the magnetic field inside a solenoid having n turns per unit length and carrying current I when iron core is kept in it, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता है? डायरेक्टली यही बन जाता है, आपको पता होगा, ये μ0 Ni 1 + chi। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देने का मतलब ये होता है कि आपका फॉर्मूला का रिवीजन कितना अच्छे से हो रहा है। फॉर्मूला रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिखने में सिमिलर टाइप का है। हर बारी में क्या होता है, माइनस था प्लस था, ये इस तरह का गड़बड़ देखने को मिल सकता है। तो बी वेरी केयरफुल, जो भी फॉर्मूला होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म का जो भी फॉर्मूला होता है ना, वो आप लोग देख के रखना, उसका डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। बी केयरफुल, ठीक है। ओके, आगे वाला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम a current is induced by changing the magnetic flux through it as shown in the figure. The magnitude of change in flux through the coil is, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आपको यहाँ पे IT ग्राफ दिया हुआ है, करंट और टाइम का ग्राफ। करंट और टाइम का अगर आप यहाँ पे एरिया निकाल देते हो, तो एरिया निकालने पे हमें क्या मिलता है? क्योंकि मुझे दिख रहा है ना एक चीज कि हमें चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है। चेंज ऑफ फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि जो चार्ज होता है ना वो ΔΦ/r के रिलेशन में फॉलो होता है, ठीक है। तो यहां से अगर आपको फ्लक्स निकालना है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, चेंज ऑफ फ्लक्स दैट इज इक्वल टू Q × R। Q मतलब क्या है? यहां से Q निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है, या फिर मैं इसको dQ/dt भी लिख सकता हूं।
यानी कि अगर मैं करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मुझे चार्ज मिल सकता है? मिल सकता है डेफिनेटली। VT ग्राफ होता है, VT ग्राफ होता है क्या? S इक्वल टू V इक्वल टू S बाई टी होता है ना। तो VT ग्राफ का एरिया निकाल देते हो तो आपको डिस्टेंस मिलता है। सिमिलरली करंट और टाइम का ग्राफ का एरिया निकालोगे तो आपको यहाँ पे चार्ज मिल जाएगा। तो ये ट्राइंगुलर फॉर्म में, तो चार्ज का फॉर्म वैल्यू कितना होगा? हाफ इंटू बेस। बेस है हमारे पास 0.5 इंटू हाइट कितना है 10 इंटू रेजिस्टेंस कितना दिया है 100 ओम दिया है क्वेश्चन में ही। तो यहाँ से काटोगे तो आएगा 5, 2.5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 250, 250 वेबर, यानी कि यहाँ पे आएगा 250। मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछा, ध्यान रखना, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? ये थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर पूछा है तो अल्फा का वैल्यू हमें दिया है कितना? 1 2 3 4 5, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। Then the necessary increase in temperature of the metal rod in order to increase its length by 2%. 2% यानी कि डेल्टा L बाई एल का जो वैल्यू है वो हमें 2% दिया हुआ है। परसेंटेज के फॉर्म में हम कंपैरिजन वाला वैल्यू निकालते हैं तो ये डेल्टा L बाई एल आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला में पता है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डेल्टा L इक्वल टू, डायरेक्टली लिख देते हैं, ये वाला डेल्टा L बाई एल जो होता है वो होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब हमें पूछा है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना है, तो डेल्टा टी हम लिख सकते हैं डेल्टा L बाई एल इंटू 1 बाई अल्फा। डेल्टा L बाई एल इज 2%, यानी कि मैं 2/100 लिख देता हूँ इसको, और 1 बाई अल्फा यानी कि फ्लिप होगा तो ये 1/2 बनेगा, और जो माइनस है वो पावर में जाके प्लस हो जाएगा। तो 2 2 कैंसिल, इधर 2 0 उधर 5 0 है, तो 2 से 5 को काटेंगे तो 3 बचेगा, यानी कि 1000। तो डेल्टा टी 1000 केल्विन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, कभी कभार गड़बड़ ये हो सकता है, एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी कभार यहाँ पे डिग्री सेल्सियस देकर इधर केल्विन में लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे केल्विन देकर आंसर डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, तो उस कन्वर्जन का ध्यान रखना। तो बी वेरी केयरफुल विद दैट। यहाँ पे केल्विन है, यहाँ पे भी आंसर हमारा केल्विन में डायरेक्ट आ जाएगा, तो हर बारी में वो सिली मिस्टेक्स हो सकता है, बी केयरफुल विद द यूनिट्स। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस पता होगा तो आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे आपको 4 प्रोसेस दिया है पीवी ग्राफ में। पहला है आइसोकोरिक, दूसरा है आइसोबैरिक, तीसरा आइसोथर्मल, चौथा एडियाबैटिक। आइसोकोरिक, तो इसके सीक्वेंस में आंसर हमें पता करना है कौन सा क्या होगा। तो पहला वाला जो मुझे दिख रहा है ए में प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब है ये हो गया आइसोबैरिक। आइसोबैरिक कहाँ लिखा है? आइसोबैरिक सेकंड में लिखा है, तो सेकंड वाला ए कहाँ पे? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि ये दोनों तो पॉसिबल नहीं होगा। तो पहला वाला डी आइसोकोरिक, हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये तो आइसोकोरिक हो जाएगा, ठीक है, ये तो आइसोकोरिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखना है सी में मतलब आइसोथर्मल है और यहाँ पे बी में आइसोथर्मल, तो इन दोनों में से पता करना है कौन सा क्या होगा। तो आपको एक चीज पता होगा, आइसोथर्मल होने का मतलब है, सॉरी आइसोथर्मल में जाते एडियाबैटिक में जाते हैं। एडियाबैटिक में जब जाते हैं तो एडियाबैटिक में पीवी का रिलेशन क्या होता है? हम उसको बोलते हैं पीवी रेज़्ड टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक में ये होता है, दिस इज फॉर एडिया। और जब हम आइसोथर्मल में जाते हैं, आइसोथर्मल के केस में आपको पता होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा हो जाता है, ठीक है। तो इन सॉरी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, यानी कि वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारा प्रेशर। अब अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको एक चीज पता होगा, इनकेस नहीं पता है तो ध्यान रखना, ये जो पीवी रेज़्ड टू पावर गामा फॉर एडियाबैटिक आपको यहाँ पे दिखा है ये, तो यहाँ पे पी रेज़्ड टू पावर गामा जब आता है ना तो ये ज्यादा स्टीप हो जाता है, यानी कि बी वाला जो है हमारा ये बन जाएगा आइसोथर्मल के लिए, और सी वाला जो है वो एडियाबैटिक के लिए बनेगा। तो सी वाला लास्ट में कहां पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का अगर आपको ग्राफ देखने को मिलता है तो एडियाबैटिक के केस में ग्राफ ज्यादा स्टीप हो जाता है और आइसोथर्मल में उतना स्टीपनेस आपको देखने को नहीं मिलता, ऑल्दो दिखने में दोनों का शेप जो है वो सिमिलर टाइप का होता है। तो बी वेरी केयरफुल विद सच सिमिलर शेप्स। तो ऑप्शन नंबर बी 25 का बी है करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, the fraction of the total energy that is potential when its displacement is this much of amplitude। अच्छा, तो यहां से आपको ये पूछा गया है कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो होता है हाफ kx², और जो टोटल एनर्जी की बात करते हैं E वो बन जाता है हाफ ऑफ ka², ठीक है। अगर आप एम्पलीट्यूड को हाफ कर देते हो, ए मतलब क्या होता है? ए मतलब एम्पलीट्यूड ही होता है, तो अगर आप ए को हाफ कर देते हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो मैं एक काम करता हूँ,
ये जो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू के इंटू a/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा k/2, हाफ को आगे लिखते हैं, हाफ इंटू इधर आएगा k a स्क्वायर इंटू इधर आएगा 1/4। तो हाफ k a स्क्वायर मतलब कौन होता है, एनर्जी। तो पोटेंशियल हमारा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो E/4, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी दैट इज पोटेंशियल कितना होगा, टोटल एनर्जी पोटेंशियल जो मतलब ये सवाल में ऐसे पूछा गया लैंग्वेज में कि जो पोटेंशियल है वो टोटल एनर्जी का कितना टाइम्स हो जाएगा, यही पूछा है ना। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी दैट इज पोटेंशियल, तो फ्रैक्शन ऑफ कितना 1/4 करेंगे टोटल एनर्जी का, तो वो पोटेंशियल के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 26 का हमारा होना चाहिए, डी दैट इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे मान लेते हैं कि ये ब्रांच ऑफ ए ट्री है, यहां पे मंकी है, मंकी है। तो बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये कहां पे जा रहा है, डिसेंडिंग, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये नीचे मूव कर रहा है विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 25% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी, तो मंकी अगर नीचे जाएगा तो उसका जो वेट होगा mg नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन लगता है ऊपर की तरफ। अभी जो टेंशन है उसको बोला गया है कि ये मंकी के वेट का 25% है, यानी कि वो 1/4 हो जाएगा। तो बस आपको पता करना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है सच दैट ये स्ट्रिंग जो है ब्रेक नहीं होता है। तो नेट फोर्स लगा दो mg माइनस टी इक्वल टू ma, और t की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देना, mg माइनस mg/4 दैट इज इक्वल टू ma, एक कैंसिल, 4g माइनस g यानी कि 3g/4 होना चाहिए। एक्सेलरेशन इज 3g/4, हाँ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन ही होगा, मल्टीपल ऑप्शन होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, 27 का बी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, आई डोंट नो, काफी लोगों के लिए आसान भी हो सकता है, काफी लोगों के लिए टफ भी हो सकता है, मेरे लिए ठीक ठाक लगा ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको कैपेसिटर दिया है P, जिसका कैपेसिटेंस है इतना, तो ये कैपेसिटर आपको दिया है जिसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड लिख देते, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके पास पोटेंशियल भी है, कितना है, 6 वोल्ट का इसके पास पोटेंशियल है। नाउ इज कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर Q ऑफ कैपेसिटेंस दिस मच, तो इसको हमने कनेक्ट किया है किसी दूसरे कैपेसिटर, तो इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 1, इस 1 को हमने किसी दूसरे कैपेसिटर 2 के साथ कनेक्ट किया है, तो पी क्यू ना लेकर मैं इसमें 1 और 2 लिख रहा हूं, जिसका कैपेसिटेंस हमें दिया है 20 माइक्रोफैराड। और हमें पूछा है कि जब हम इसको कंबाइन करते हैं ना, इस सिस्टम का टोटल चार्ज होता है इतना, तो हमें पता करना है कि देखो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिंस इसके पास, पहले वाले के पास यहाँ पे उसका कैपेसिटेंस भी है, उसके पास पोटेंशियल भी है, तो क्या हम इसका चार्ज फिगर आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके पास चार्ज कितना आएगा, Q1 इक्वल टू C1V1। ओके, तो कितना आएगा, तो इधर आएगा 10 इंटू 10 इंटू 6 वोल्ट, तो यहाँ पे आएगा 60 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, जिसको आप लोग लिख सकते हो 60 माइक्रो कूलम भी। ओके, तो हमें चार्ज का पता चल गया। अगर हमें यहाँ पे चार्ज का पता चल गया तो हम यहाँ से दूसरा काम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले चार्ज मिल गया, अब यहाँ से एक चीज पता करते हैं कि यहाँ पे इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा, पैरेलल में दोनों ऐड होता है, 20 + 10 यानी कि ये बन जाएगा 30 माइक्रोफैराड। ठीक है, 30 माइक्रोफैराड यहाँ से हमें पता चल गया। अब हमें पता करना है कि इक्विवेलेंट यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना होगा। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज यानी कि हमें पता है कि V इक्वल टू होता है Q/C। Q मतलब टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है 60 माइक्रो, सॉरी कूलम होगा, 60 माइक्रो कूलम, और कैपेसिटेंस है 30 माइक्रोफैराड। माइक्रो 10⁻⁻6 तो कटी जगह दोनों में, तो V हमें मिल जाएगा 2 वोल्ट, यानी कि दोनों के लिए कॉमन पोटेंशियल बन चुका है 2 वोल्ट। इसके पास है कैपेसिटेंस इतना, ठीक है। तो फाइनल चार्ज ऑन Q, इसमें सेकेंड वाले में टोटल चार्ज कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं सेकेंड वाले में चार्ज Q2 विल बी इक्वल टू C2 इंटू नेट पोटेंशियल। तो C2 कितना है, C2 है 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू पोटेंशियल है इसके पास 2 वोल्ट, तो 2 2 4 40 आएगा इंटू 10⁻⁻6 ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है अल्फा इंटू 10⁻⁻5। तो क्या मैं इस जीरो को काट दूंगा तो ये -5 बनेगा, यानी कि ये दोनों कैंसिल, तो अल्फा का वैल्यू कितना बन गया, ऑप्शन नंबर डी 4 बन जाएगा। तो 28 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ क्योंकि डायग्राम में मुझे लिखना पड़ेगा। ओके
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो 25 वोल्ट है यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है। तो इसका 25 होगा, इसका 0 होगा, तो सबके लिए सेम लिख दो, इधर 25 इधर 0, इधर 25 इधर 0, इधर 25 इधर 0, इधर 25 और इधर भी 0। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं, यहाँ पे तो चलो पोटेंशियल कांस्टेंट रहने वाला, लेकिन यहाँ पे दूसरा बैटरी कनेक्ट है। नॉट थिंग इज कि 25 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे, तो करंट यहाँ से यहाँ पे जाना चाहिए, और 30 वोल्ट भी करंट यहाँ से यहाँ पे ही ट्रांसफर करेगा, यानी कि दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे ऐड होकर कितना बन जाएगा 55। रेजिस्टेंस है 11, तो 55/11 यहाँ से करंट पास होगा 5 एम्पियर का। ठीक है, 5 एम्पियर का करंट यहाँ पे पास हुआ। फिर आते हैं इस एंड पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 20 है। 20 वोल्ट करंट ऊपर पुश करना चाह रहा है, लेकिन 25 इधर पुश करना चाह रहा है। सिंस ये ज्यादा पोटेंशियल का है तो दोनों का नेट पोटेंशियल 25 - 25 बनेगा। 5/5 करोगे तो यहाँ से फ्लो होगा फाइनली 1 एम्पियर का करंट। फिर आते हैं यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में ही है। 25 भी नीचे की तरफ करंट फ्लो कराएगा, 5 वोल्ट भी नीचे फ्लो करेगा। नेट पोटेंशियल दोनों का ऐड हो गया, 25 + 5 30 हो जाएगा, और 30/10 यहाँ पे फ्लो होगा 3 एम्पियर का करंट। सेम यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे करंट जाना चाह रहा है ऊपर, लेकिन 25 नीचे पुश करेगा। 25 ज्यादा है 10 वोल्ट से, तो 25 - 10 आ जाएगा 15। 15/5 यहाँ पे आएगा 3, तो 3 एम्पियर इधर जाएगा, इधर से 3 एम्पियर जाएगा, इधर से 1 जाएगा, इधर से 5 जाएगा। ये पूरा करंट यहाँ से फ्लो करेगा। कितना हुआ, 5 + 1 6 + 3 9 + 3 12। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज 29 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट, 3 आइडेंटिकल बबल्स ईच ऑफ सेम चार्ज Q, दे कंबाइन टू फॉर्म 1 बबल, फाइंड VI/VF, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल का हमें यहाँ पे रिलेशन या फिर रेशियो पता करना है। तो पहले तो सबका हमें पता है कि वॉल्यूम सेम होगा। तो 3 छोटा छोटा बबल है, कंबाइन होके एक बड़ा सा बबल बना है। तो यहाँ पे आएगा 3 × 4/3 पाई इंटू स्मॉल r³ दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू r³। तो ये कैंसिल होगा, तो r का वैल्यू हमें मिलेगा 3⁻⁴ इंटू r। ये मिल जाना चाहिए बड़ा वाला हमें रेडियस। अब पोटेंशियल का पूछा तो इनिशियल पोटेंशियल जो होगा वो आएगा k इंटू Q/r। ठीक है, और फाइनल पोटेंशियल कितना होना चाहिए, फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा तीनों चार्जेस यहाँ पे कंबाइन होकर, इधर Q है, इधर भी Q होगा और इधर भी Q होगा, तो ये कंबाइन होकर बन जाएगा 3Q। तो 3kQ/r, r यानी कि कैपिटल R बन जाएगा। बस VI/VF कर दो, काम हो गया। तो इधर आएगा, अगर मैं VI/VF इधर लिखता हूँ तो ये आएगा kQ/r इंटू कैपिटल R, कैपिटल R यानी कि 3⁻⁴ टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाई 3 इंटू KQ। क्या लिख रहा हूँ, KG क्यों लिख रहा हूँ भाई, KQ आएगा ना। हाँ, ये कैंसिल, r कैंसिल, तो 3⁻⁴ इंटू 3⁻⁻1, यानी कि ये बनेगा -2/3 -2/3 होगा तो 1/3⁻2/3 आना चाहिए, 1/3⁻2/3। ऑप्शन नंबर ए, 30 का ए है, सही है। तो इसको सॉल्व करना होगा, तो इसको मैं सॉल्व करके देखता हूँ। तो ये आएगा 3⁻⁻2/3 बनेगा, तो ये 1/2/3 1/3⁻2/3 बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें तो कोई लोड नहीं है, डायरेक्टली आपको आंसर, क्वेश्चन देख के आपको आंसर आइडिया लग ही गया होगा क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे बोला एलसीआर सीरीज जो है वो रेजोनेंस में। एलसीआर अगर रेजोनेंस सर्किट बनता है तो इसका कंडीशन क्या होता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। तो इन दैट केस जो आप इंपेडेंस निकालते हो वो बनता है R², और सिंस ये दोनों बराबर है तो XL - XC 0 हो जाएगा, तो ये हमारा R बन जाएगा। तो यहाँ से जो Z होता है वो मिनिमम बन जाता है, यानी कि रेजोनेंस में, रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है, जो इंपेडेंस होता है वो मिनिमम में रहता है। रेजोनेंस मिनिमम, Z मिनिमम कहाँ पे, Z मिनिमम जहाँ पे होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है F0, उस केस में उस F0 पे हमारा Z का वैल्यू मिनिमम होता है। तो Z का वैल्यू मिनिमम कब होता है, F0 पे होता है। एट F0 Z हमारा मिनिमम होता है। तो अगर आप ग्राफ देखोगे ना, यहाँ पे तो मैक्सिमम दिख रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे R जो है ये मिनिमम होता है F0 के साथ में। यहाँ पे तो ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये वेरी करता है ये कर्व के फॉर्म में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस रिलेशन को वेरी कराओगे तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका Z का वैल्यू भी वेरी करेगा। तो जब आप XL को बढ़ा दोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू भी बढ़ जाएगा, तो Z का वैल्यू बढ़ेगा, तो Z का वैल्यू ऊपर की तरफ चला जाएगा जब आप F0 को थोड़ा सा भी शिफ्ट कराते हो तो। और यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा, ये चेंज होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते 32 पे। हाँ, यहाँ पे आपको
कॉम्बिनेशन दिया है, तो यहाँ से तो ये तो सिंगल इनपुट ही है, तो यहाँ से ए बार बनेगा, यहाँ से बी बार बनेगा, ठीक है। तब यहाँ से फिर दोनों ऐड होगा, ऐड होके क्या बनेगा, ए बार प्लस बी बार के ऊपर बार, तो ये तो डायरेक्टली बन जाता है ए डॉट बी, और यहाँ से आउटपुट निकल के आएगा ए डॉट बी का बार, यानी कि ये किसकी तरह बिहेव करता है, नैंड गेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। हाँ, इसमें हो सकता है काफ़ी लोग फंसे, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोगों ने रेडियस ऑफ गायरेशन का क्वेश्चन देखा नहीं होगा। चलो मैं इसको दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हैं इसको। देखो, बट मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। आपको बोला है रेडियस ऑफ गायरेशन का जो वैल्यू है वो आपको दिया है कितना, के इक्वल टू आपको दिया है √2 टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। आपको पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि यहाँ पे लगाना होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। स्फीयर है तो ये आएगा ICM 2/5 mr² प्लस ICM के बाद हम ऐड करते हैं m इंटू डी स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ये रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर है, यानी कि इसको हम लिखते हैं m इंटू के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे m कैंसिल, तो आपको मिलेगा इधर 2/5 r² प्लस डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2r²। तो बस यहाँ से d निकाल दो, काम हो गया, 2r² माइनस 2/5 r², तो 10 माइनस 2 8, 8/5 r², यानी कि √8/5 r। √8/5 r कहाँ पे है, √8 तो नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी, √8 मतलब 2 ही होता है, 2√2/5 इंटू आर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 का आंसर। ओके, नेक्स्ट, a beam of light composed of red and green rays incident obliquely at a point on the face of a rectangular glass slab। ग्लास स्लैब में जब लाइट रे आके गिरेगा, ऐसे जब लाइट रे आके यहाँ पे गिरेगा तो क्या होगा, इस लाइट रे में खाली रेड और ग्रीन है, ठीक है। When coming out of the opposite parallel phase, then the red and green rays emerge from। अच्छा, तो एक चीज आपको पता होगा कि जो रेड होता है, रेड का डेविएशन सबसे मिनिमम होता है, और रेड के अलावा जो भी कलर होगा डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ, उसका जो डेविएशन होगा वो रेड के मुकाबले ज्यादा होगा। तो अगर आप देखोगे जो रेड होगा, यहाँ से रेड कलर जो है वो, रेड कलर है क्या, यहाँ पे कलर के फॉर्म में दिखाते, ये रेड है, तो रेड जो है वो ऐसे आ जाएगा, ऐसे आकर ऐसे चला जाएगा रेड वाला। दूसरा, रेड वाले का ज्यादा डेविएट करा दिया क्या, चलो कोई बात नहीं। दूसरा है ग्रीन, ग्रीन है यहाँ पे, चलो थोड़ा सा कलर का इशू रहता है, होपफुली इसको ग्रीन मान लो। अब ग्रीन वाला ज्यादा बेंड होगा, तो ग्रीन वाला ज्यादा बेंड होगा तो वो ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे बेंड होकर वो ऐसे चला जाएगा इस फॉर्म में। अब हमारा सवाल ये है, क्वेश्चन में क्या पूछ, अरे यार तरीके चला गया दोनों, एनीवे आपको पता, थोड़ा बैक करके एक बार देख लेना। तो लाइट रे आएगा, भाई ऐसे टाइम वेस्ट होता है इसकी वजह से, तो यहाँ पे तो आएगा ये ऐसे, ठीक है। रेड वाला तो ऐसे चला जाएगा कम बेंड होकर, ग्रीन वाला थोड़ा ज्यादा बेंड होगा ऐसे, और वो ऐसे चला जाएगा। ये रेड वाला है और ये ग्रीन वाला, चलो ठीक है, अब थोड़ा आसान होगा। अब यहाँ पे पूछा कि 2 पॉइंट्स प्रोपोगेटिंग इन 2 पैरेलल डायरेक्शन, 2 पॉइंट्स प्रोपोगेटिंग इन 2 नॉन पैरेलल तो नहीं होता है, ये दोनों जो है ना यहाँ पे पैरेलल हो जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग होगा। 2 पॉइंट्स प्रोपोगेटिंग इन पैरेलल डायरेक्शन, हाँ 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट में जाके ये प्रोपोगेट होता है, यहाँ पे जो इमर्ज होकर निकलता है ना बाहर, दोनों का पॉइंट यहाँ पे अलग अलग हो जाता है, तो 2 अलग अलग पॉइंट से इमर्ज होगा, लेकिन दोनों पैरेलल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट होना चाहिए। 34 का बी है, 34 का बी है। 1 पॉइंट नहीं होगा, 1 पॉइंट यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में ये जो लैंग्वेज है ना, ये आपको फंसा सकता है थोड़ा सा, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, लैंग्वेज को कैसे डिकोड करना है, देखो। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद मास नंबर 192। हमारे पास मान लो 2 न्यूक्लियस है, N1 और N2, ऐसे रफली बोल देते। N1 का जो रेडियस है ना, वो कितना है, हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि इसका अगर मास नंबर को पहले देखते, अगर मैं इसका मास नंबर बोल देता हूं 192 है, तो इसका मास नंबर हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। लेकिन इसका जो रेडियस है वो इसका हाफ है, यानी कि ये अगर r/2 है तो ये r होना चाहिए। कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो? अब देखो ये जो डेटा लेकर इसके साथ स्टेटमेंट को पढ़ो। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस विद मास नंबर 192।
यानी कि जिसका मास नंबर 192 है उसके रेडियस का अगर हाफ कोई एक न्यूक्लियस हमारे पास है तो उसका मास नंबर कितना होना चाहिए, ये इस तरह से घुमाने की कोशिश की गई है। तो रिलेशन आपको पता ही है, R इक्वल टू होता है R नॉट A पावर 1/3। तो यहां से हमें मिलेगा R1 बाय R2, डायरेक्टली लिख देते हैं। R1 कितना है, R1 है R/2 बाय R, दैट इज इक्वल टू A बाय 192 पावर 1/3। अब सोचोगे यार इसका क्यूब रूट कैसे करेंगे, कोई लोड नहीं है, हो जाएगा। देखो यहां से अगर मैं देखता हूं R कैंसिल, ये बनेगा हाफ, तो ये बनेगा A बाय 192 पावर 1/3। इसको शॉर्टकट में थोड़ा काम करते। अगर मैं दोनों साइड में होल क्यूब कर देता तो ये 1/8 बन जाएगा, ठीक है, 1/8 बन जाएगा। यहाँ से क्यूब रूट हट जाएगा तो 192 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, इधर आ जाएगा A, बस सॉल्व कर दो। 192/8 करोगे तो 8 2 जा 16, 2 मुझे दिख रहा है ये ऑप्शन में, लेकिन 20 होगा तो 160 होगा, 160 से ज़्यादा यानी कि 24 हमारा आंसर होना चाहिए। 35 का C इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार किया होगा ऑलरेडी, ये डायरेक्टली ये देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना इसका आंसर आने वाला है। तो देखो यहाँ पे बोला है कि टू पोलराइड्स आर क्रॉस इफ नाउ वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू 30 डिग्री एंड अनपोलराइज्ड लाइट इज ऑफ इंटेंसिटी I नॉट इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट पोलराइड, देन द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट विल बी। तो जब फर्स्ट पोलराइड से क्रॉस करेगा जो I नॉट होता है वो आधा हो जाता है, I नॉट बाई 2, ये आपको पता होगा। उसके बाद सेकेंड पोलराइड में जब वो एंट्री करेगा तो वहां पे उसका जो वैल्यू होता है वो होता है I मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अब उसको 30 डिग्री एंगल बना दोगे तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली एंगल 90 डिग्री होता है, अगर 30 घुमा दोगे तो एंगल अभी कितना बन गया, एंगल अभी बनेगा 60 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना। तो जो थीटा होगा ना वो 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाना चाहिए। तो जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगा, अब जब पहले से क्रॉस करेगा तो उसका इंटेंसिटी ऑलरेडी हाफ हो चुका है, तो ये I नॉट बाई 2 आएगा, इंटू यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 यानी कि हाफ का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा I नॉट बाई 4 इंटू 2 8, I नॉट बाई 8 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 36 का डी है, 36 का डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमें बोला है, ये कोलिजन का क्वेश्चन लग रहा है, बॉडी ऑफ मास M1 मूविंग विद वेलोसिटी दिस मच कोलाइज विद अनदर बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, M1 मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, M2 हमारा रेस्ट पे है, कोलिजन होगा। कोलिजन के बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज ऑफ बोथ बॉडीज आर 2 and 5 मीटर रेस्पेक्टिवली। M1 का स्पीड है 2, M2 का स्पीड है 5, दोनों का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन M1 बाई M2 कितना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, M1 इंटू 3 ये तो 0 हो जाएगा, M1 इंटू 2 प्लस M2 इंटू 5, तो यहाँ से हमें मिलेगा M1 दैट इज इक्वल टू M2 इंटू 5, क्योंकि ये 2 M1 है, इधर आएगा तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। M1 बाई M2 होना चाहिए 5:1। 37 का बी है क्या, 37 का बी है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इधर, प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ फॉर 3 ब्लैक बॉडीज। ब्लैक बॉडी बोलते समझ जाना, इंटेंसिटी वेवलेंथ समझ के इसको ड्यूअल नेचर के साथ कनेक्ट मत करना, कभी कभार ये थर्मल का भी क्वेश्चन बन सकता है। ब्लैक बॉडीज एट टेम्परेचर T1, T2 एंड T3 रेस्पेक्टिवली आर शोन दैट टेम्परेचर सच दैट, ये हमें बोला गया है। तो वेवलेंथ और टेम्परेचर का रिलेशन आपको पता होगा, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेव्स फॉर्मूले के हिसाब से हमें ये पता होता है, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना कम वेवलेंथ। अब वेवलेंथ ध्यान रखना, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के फॉर्म में देखोगे तो इधर T1 है, इधर T3 है, इधर T2 है। अगर आप ध्यान दोगे तो लैम्डा के फॉर्म में देखोगे तो यहाँ पे लैम्डा जितना ज्यादा है T2 यहाँ पे उतना है, मतलब डायरेक्टली हम उसको प्रोपोर्शनल के फॉर्म में तो नहीं ले सकते, लेकिन अब अगर ध्यान दोगे तो टेम्परेचर ज्यादा कहाँ पे दिख रहा है, तो अगर आप ध्यान दोगे टेम्परेचर जो यहाँ पे है लैम्डा के फॉर्म में वो हमें डायरेक्टली दिख रहा है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, यानी कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतना ही कम होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं उल्टा लिखता हूँ तो 1 बाई लैम्डा होना चाहिए, लैम्डा जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर उतना ही कम होगा, तो सबसे मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लैम्डा सबसे कम है, तो T1 सबसे कम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आना चाहिए T3, क्योंकि यहाँ पे जितना वेवलेंथ बढ़ा उतना टेम्परेचर कम हुआ, तो यहाँ पे जितना कम वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर, इसमें थोड़ा सा वेवलेंथ ज़्यादा होगा, टेम्परेचर थोड़ा और कम होगा, तो T3 नेक्स्ट आएगा। और T2 के लिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो T2 सबसे कम हो जाएगा, यानी कि T1 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2, ऑप्शन नंबर बी। 38 का बी है, 38 का बी है, करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, BX और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर्स ऑफ 2 कॉइल्स X and Y रेस्पेक्टिवली कैरिंग इक्वल करंट। ठीक है, इसका X के लिए 200 टर्न्स है और रेडियस इतना है
y के लिए इतना टर्न्स है, रेडियस इतना है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। तो इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट ये लग जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2r, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। तो b1 पे b2 कर देते, x और y को b1 b2 लिख देते, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2r इंटू इधर आ जाएगा 2r बाई म्यू नॉट एन आई, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, ठीक है। म्यू नॉट कैंसिल, 2 कैंसिल, रेडियस दोनों का अलग अलग है और नंबर ऑफ टर्न्स भी दोनों का अलग है, लेकिन करंट दोनों में सेम जा रहा है, तो करंट भी कैंसिल हो जाएगा। तो पहले वाले में b1 में कितना है टर्न्स, b1 के लिए टर्न होगा 200, तो ऊपर आएगा 200, नीचे आएगा इसका रेडियस है 20। अब सिंस रेशो के फॉर्म में ले रहे तो यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर 1/100 लिखोगे भी या 0.00 करोगे भी तो वो कैंसिल ही हो जाएगा। इनटू दूसरे वाले का रेडियस कितना है, दूसरे वाले का रेडियस है, दोनों का रेडियस सेम ही है क्या, अच्छा रेडियस सेम ही हो गया तो दोनों को ही काट सकते हैं ना, रेडियस को काट ही देते हैं। तो इधर आ जाएगा नीचे 400 हो गया, तो ये 1/2 हो जाना चाहिए, 1/2 है क्या ऑप्शन में, 39 का बी है, 39 का बी हो गया हमारा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय मिरर M1 एंड M2 इंक्लाइन एट एन एंगल 90 डिग्री एज शोन इन द फिगर। तो M1 में जो इमेज बनेगा इसका वो 2,2 यानी कि यहाँ पे कहीं पे बनेगा, जो कि होगा यहाँ पे अगर हम ओरिजिन मान लेते तो ये बनेगा -2,2 पे बनेगा, और यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे कहीं पे बनेगा, जो कि बनेगा 2,-2 पे, और तो कुछ बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मिरर कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे टोटल इमेज कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय दोनों का कंबाइन, तो 1 2 इमेज बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, 40 का सी होना चाहिए, 40 का सी इज द राइट आंसर। Okay, next, speed of a projectile at its maximum height is this much times the initial speed u, speed of the projectile at maximum height, maximum height यानी कि अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, यहाँ पे जो स्पीड बनेगा maximum height is initial speed u of project, initial speed u है, ठीक है। ओके इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं तो ये बन जाएगा u cos थीटा, तो इस वाले पॉइंट का जो स्पीड होगा वो भी तो u cos थीटा होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये बोला है कि मैक्सिमम हाइट का जो स्पीड है, हाइट इज दिस मच टाइम्स द इनिशियल स्पीड u, यानी कि हम ये लिख सकते, क्या लिख रहा हूँ मैं, u cos थीटा होना चाहिए ना इस वाले पॉइंट का, u cos थीटा। तो u cos थीटा को हमें बोला गया है इट इज √3/2 टाइम्स द इनिशियल स्पीड u, तो u कैंसिल, हमें यहाँ से थीटा मिलेगा कितना 30 डिग्री। हमें पूछा है इट्स रेंज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कितना होगा, रेंज हमें पता करना है। रेंज के लिए हमें फॉर्मूला पता है कितना होता है, r इक्वल टू u² साइन 2θ/g होता है। u² को u ही रखते, साइन 2θ यानी कि थीटा का डबल 60 यानी कि √3/2 जी, √3u²/2g, √3u²/2g ये लग रहा है ऑप्शन नंबर ए, 41 का ए है, यस करेक्ट हो गया, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट 42 में चलते। 42 में अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे बोला गया है कि लेंस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड फोकस हैव प्लेस्ड इन सराउंडिंग μ1, नाउ वी टेक इट इन अ सराउंडिंग हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3, ठीक है। इसका एक लेंस है हमारे पास, लेंस का हमने सराउंडिंग चेंज किया, इन ए वे इट इज ट्राइंग टू से कि हमने इसका मीडियम चेंज किया है। मान लो हवा में था, पानी में लेके गए एंड सो ऑन, तो यहाँ पे बोला कि लेंस विल बिहेव लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस इफ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ग्रेटर फोकस एफ इफ μ1 ग्रेटर देन μ3। तो इसमें जाने से पहले मैं कौन से बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी डिसाइड होगा ना, ये डिसाइड होगा हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला से। यहाँ पे हम म्यू रिलेटिव लिखते हैं ना -1, और यहाँ पे तो ये होता है 1/r, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ऐसे लिखते हैं 1/r1 - 1/r2, साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो सेम रहेगा। इसका कर्वेचर चेंज नहीं, वो सेम है, यानी कि जो भी फोकल लेंथ चेंज होगा वो डिसाइड करेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस आपको पता होगा कि यहाँ पे जो होता है म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग, वो डिसाइड करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे केसेस के हिसाब से आपको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बोला है। कन्वर्जिंग मतलब ये कॉन्केव की बात कर रहा है, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्केव यानी कि इसका जो फोकल लेंथ आना चाहिए कन्वर्जिंग लेंस का वो पॉजिटिव आएगा, और डाइवर्जिंग बोलते हैं जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। तो आप खुद सोच के देखो किस केस में यही डिसाइड करेगा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये तो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है एज इट इज। अब यहाँ पे देखो किस केस में ये जो लेंस है वो डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखते हो कि जब आपने यहाँ पे μ3 को
नहीं, यहाँ पे सराउंडिंग को ऊपर रखते हैं ना हम लोग, उल्टा लिखा है शायद मैंने। यहाँ पे उल्टा लिखा है, सॉरी, लेंस नीचे आता है ना, तो सराउंडिंग का डिवाइडेड बाय लेंस, तो ये सराउंडिंग ऊपर आएगा, μ2 बाय μ1 सराउंडिंग बाय लेंस। अब देखो पहले वाले केस में बोला है कि μ1 जो है वो μ3 से ग्रेटर है। अगर μ1 μ3 से ग्रेटर होगा, μ1 मतलब सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग वाला है, ये लेंस का है, ये सराउंडिंग है, ये लेंस का, ये सराउंडिंग है। अगर सराउंडिंग हमारा ज्यादा है, जिस केस में भी हमारा सराउंडिंग ज्यादा है उस केस में ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा है, नीचे वाला वैल्यू कम है, तो ज्यादा वैल्यू माइनस कम वैल्यू, यानी कि इसका रिजल्ट फाइनली पॉजिटिव ही आएगा। दैट मीन्स हमें न्यूमरेटर का वैल्यू कम करना है, डिनोमिनेटर का ज्यादा रखना है। तो अगर आप पहले वाले केस में देखोगे तो यहाँ पे μ1 जो कि बाहर का है, सराउंडिंग का है, वो ज्यादा है, μ3 जो कि अलग मीडियम, इससे तो पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि दोनों मीडियम का अलग अलग है, तो यहाँ से हमें आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि हमें लेंस के साथ कंपेयर करना है, तो ए का तो पॉसिबल नहीं होगा इसको डायरेक्ट पता लगाने का। फिर लेंस विल बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि डाइवर्जिंग होने का मतलब है फोकल लेंथ नेगेटिव आना चाहिए। तो μ3 μ2 अगर मैं सराउंडिंग का ज्यादा कर देता हूं, नहीं सराउंडिंग का ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे μ2 का कम है, ओके, तो ये डाइवर्जिंग नहीं, उल्टा लिख दिया क्या फिर से, पहले मैंने सही लिखा था यार, अरे भैया थोड़ा पानी पीना पड़ेगा, रुको ठीक से करते। म्यू रिलेटिव का मतलब होता है कि हम लेंस को ऊपर लिखते हैं, हाँ लेंस का ऊपर आएगा, लेंस को ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय सराउंडिंग को नीचे लिखेंगे, इसको एडिट करना पड़ेगा। ओके देखो लेंस बाय सराउंडिंग, अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे कंपैरिजन में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे देख लो। अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि लेंस का अगर सराउंडिंग से ज्यादा होगा, लेंस अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगा, तो बिगर वैल्यू बना स्मॉलर वैल्यू, तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। पॉजिटिव होने का मतलब है ये कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। उल्टा करते हैं, इफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन लेंस तो ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। सराउंडिंग ज्यादा होगा, लेंस कम होगा, ये ओवरऑल वैल्यू 1 से कम आएगा, तो दिस माइनस दिस यानी कि नेगेटिव आएगा, तो ये बन जाएगा डाइवर्जिंग लेंस और ये बन जाएगा कन्वर्जिंग लेंस। बस इसको कंपेयर करके देख लो, काम हो जाएगा। तो पहले केस में तो नहीं होगा, दूसरे केस में देखो लेंस विल बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस, लेंस विल बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस इफ μ2 इज लेस देन μ3। μ2 मतलब सराउंडिंग का हो गया, सराउंडिंग अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये हमारा राइट आंसर हो जाना चाहिए μ3, ठीक है। सराउंडिंग का ज्यादा है, लेंस का कम है, तो ये हमारा डाइवर्जिंग होगा, यानी कि यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए। बाकी अगर देखोगे μ3 μ1 ये तो सेम ही हो जाएगा, इसका तो पता ही नहीं चलेगा हमें। नो इफेक्ट ऑन फोकस नहीं भी नहीं है, चेंज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगर आप ध्यान दोगे ए और सी का डायरेक्टली कंपैरिजन बन रहा है, ए और सी, क्योंकि ए और सी में डायरेक्टली मीडियम का कंपैरिजन है। डायरेक्टली मीडियम का कंपेयर करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमें लेंस का लेना पड़ेगा ना, लेंस के हिसाब से मीडियम के हिसाब से लेंस में चेंज होता है। अगर आप पानी और मान लो एयर का कंपेयर करते तो आपको पता नहीं चलेगा कि फोकल लेंथ कितना चेंज होगा, क्योंकि लेंस का हमें पता होना चाहिए ना म्यू कितना है, तो लेंस के म्यू के हिसाब से उसका सराउंडिंग कैसे है उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है कि वो कितना चेंज होगा। ओके, तो ये मेन फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 raindrops of same radius are falling with terminal velocity v merge and form a bigger drop of radius capital R. Terminal velocity of the bigger drop is, तो टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है tv, वो डायरेक्टली v बोल देते हैं इसको, वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू होता है r², तो लिख दो इसको v1 by v2 दैट इज इक्वल टू r1 by r2 का स्क्वायर। v1 हमें दिया हुआ है v के फॉर्म में, v2 हमें नहीं पता, दैट इज इक्वल टू r1 हमें दिया स्मॉल r और r2 हमें कैपिटल R बोल ही दिया क्वेश्चन में। अगर r कैपिटल R हमें दिया नहीं रहता तो हम उसको कैसे निकालते हैं, हम उसका वॉल्यूम कंपेयर करके निकाल लेते हैं उसको, सिंस हमें क्वेश्चन में मेंशन ही है तो हमें एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो v2 हमारा डायरेक्टली बन गया v इंटू कैपिटल R² डिवाइडेड बाय स्मॉल r², तो v इंटू कैपिटल R² बाय स्मॉल r², ऑप्शन नंबर बी 43 का बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यस, नेक्स्ट 44 पे आते हैं। 44 का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको, ये तो आपको रेशियो पता ही होगा, ये होता है आपका 3:4, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। इनकेस अगर भूल गए हो एक बार बता देता हूँ, ओ के अबाउट ये रोटेट करेगा, ओ के अबाउट अगर रोटेट करता है तो इस वाले पॉइंट पर टेंशन कितना लगेगा, तो इस वाले पॉइंट का टेंशन अगर यहाँ पर इधर T3 है तो T3 बन जाएगा हमारा m r ओमेगा स्क्वायर, r कितना है 3l है, m 3l ओमेगा स्क्वायर।
फिर आता है इधर T2, T2 पे टेंशन जो लगेगा इधर T3 भी लग रहा है, साथ में इसका अपना रोटेशन भी है, तो T2 के लिए हम लिखेंगे T3 प्लस m इंटू 2L इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको जब ऐड करोगे आपको मिलेगा 3 + 2 5, तो 5 ml ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया T2 के लिए। और नेक्स्ट जब T1 पे आ गए, T1 पे हमें लिखना है इधर की तरफ T1 लग रहा है, इधर की तरफ T2, तो नेट हो जाएगा T2 प्लस इसका अपना ml ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इस यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L ही है, तो इधर आ जाएगा T2 5 + 1 6, तो ये बन जाएगा 6 ml ओमेगा स्क्वायर। तीनों का रेशियो लोगे तो क्या होगा, तीनों का रेशियो लोगे तो इधर बनेगा 3:5:6, तो 3:5:6 एक में ही दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। यस, ये करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन कंडक्टर। नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर। ये भी रॉन्ग होगा, ये पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है, एक तो होता है करंट के फॉर्म में I = VD × E × N × A, एक ये फॉर्मूला होता है, और दूसरा फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का VD = EE/m × एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टाउ एवरेज भी बोलते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, VD = इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं V/m × L। V/L हमारा पोटेंशियल, V/L हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, तो ऐसे भी आप फॉर्मूले को लिख के कंपेयर करके देख सकते हो। तो सी हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट बोला कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये देखो क्लियरली दिख ही रहा है, लेंथ के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि डी हमारा राइट हो जाएगा। ए और डी मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी लग रहा है आंसर। बी है क्या, 45 का बी है क्या? हाँ सही है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। नहीं, ये भी तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये अगर करेक्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिक रॉन्ग ही हो गया, तो हमारा ए और डी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बस ये था हमारा 45 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो इनकेस अगर ये हमारा लास्ट क्लास होता है सॉल्यूशन का, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम आप लोग अच्छे से देना। जो भी आप लोगों ने प्रिपेयर किया है बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर किया है, आप लोगों का प्रिपरेशन थ्रू आउट दिस होल टेस्ट एंड ऑल बहुत अच्छा जा रहा है, तो अच्छे से एग्जाम देना। आई रियली होप दैट यू ऑल गेट सिलेक्टेड। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम इन एडवांस, and thank you so much for watching the class. Bye bye and take care everyone.